कल हम लोगों ने नाभिकीय विखंडन से स्टार्ट किया था, थोड़ा सा उसको अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में हमने देखा कि ये क्यों होता है। तो जो भी हमारे पास में भारी नाभिक होते हैं, भारी नाभिक में हमने देखा स्थायित्व थोड़ा कम होता है। तो ये अधिक स्थायित्व कैसे ग्रहण करे? भारी नाभिक कुछ छोटे या मैं कहूँ मध्यवर्ती नाभिकों में टूट जाए। तो जो भारी नाभिक होते हैं वो स्वयं अपने आप छोटे नाभिकों में नहीं टूटते, है ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है? बाहर से मंदगामी न्यूट्रॉन की विमल बौछार कराई जाती है, ठीक है। और हम जो उदाहरण पढ़ रहे हैं वो यूरेनियम 235 है। हमने बात बोली कि जो यूरेनियम 235 होता है उस पर जब आप मंदगामी न्यूट्रॉन से टक्कर करवाते हैं तो वह बेरियम और क्रिप्टॉन में होता है। उसके साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनकी ऊर्जा होती है प्लस इसके साथ तुम्हारी कुछ ऊर्जा निकलती है। ये जो ऊर्जा निकलती है वो होती है। हमने यह भी देखा कि जिस हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं ये कौन सा या कितनी ऊर्जा का न्यूट्रॉन होना चाहिए? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यानी कि ये होता है हमारा मंदगामी, यानी कि इसकी ऊर्जा कम है। मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम 235 में विखंडन हो सकता है, किंतु जो हमको मिल रहा है विखंडन के वक्त वो कैसा मिल रहा है? तीव्रगामी। वो कैसा मिलता है बेटा? तीव्रगामी न्यूट्रॉन मिलता है। तो इसको एज इट इज यानी कि जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा का ही हम आगे विखंडन नहीं करा सकते। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी ऊर्जा को 2 मेगा इलेक्ट्रॉन से घटाकर कितनी करनी पड़ेगी? इतनी करनी पड़ेगी। तो ऊर्जा को घटाया किसके द्वारा जाता है? मंदकों द्वारा। मंदक वे पदार्थ है जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन की ऊर्जा या मैं कहूँ जिनकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदगामी में परिवर्तित करते हैं। क्यों आवश्यकता है मंदक की? क्योंकि जो विखंडन है वह सिर्फ और सिर्फ मंदगामी न्यूट्रॉन द्वारा ही संभव है। मंदक के रूप में क्या लिया जाता है? मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये इसके उदाहरण थे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक और चर्चा की थी, कल देखी थी कि जो आपका यूरेनियम 238 है, कौन? यूरेनियम 238, 2 समस्थानिक है यूरेनियम के, एक 235 और एक 238। इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, वन इज यूरेनियम 235, अनदर इज यूरेनियम 238। ये बदमाश है यूरेनियम 238। किसकी तरह बदमाश है? विमल की तरह ये बदमाश है। मुझे पता लग गया तुमने विमल का नाम क्यों लिया, ठीक है। ये यूरेनियम 238 गड़बड़ करता है। ये क्या गड़बड़ करता है? ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेता है। जिस न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन हो रहा है, विखंडन किसके द्वारा हो रहा है? न्यूट्रॉन के द्वारा। जो कारक है जिनके सहयोग से, जिनकी मदद से विखंडन हो रहा है, उसी का ये कर लेता है अवशोषण। अरे भाई ये अवशोषण करते रहा तो हमारी जो श्रृंखला है वो तो बंद पड़ जाएगी, ठप हो जाएगी, ऊर्जा निकलेगी नहीं। पर एक बात है कि ये जो यूरेनियम 238 है, ये जिन न्यूट्रॉन का अवशोषण करता है उसकी एक परास होती है। वो कौन सी परास होती है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परास वाले ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स, कण नहीं न्यूट्रॉन्स का ही ये यूरेनियम 238 अवशोषण कर सकता है, ठीक है। पर फिर भी हम कहते हैं ये तो हमको हानि दे रहा है। क्यों? हालांकि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो इस 100 से कहीं अधिक है। यूं मत कहना मैडम 100 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। ये 2 नहीं है। ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? कितना जीरो लगाओगे पीछे? क्यों? हाँ ऐसे ही
कहाँ लिखा है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक देखें बोर्ड को। चलो देखो, तो ये हम लोग क्या देखते हैं, ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले न्यूट्रॉनों को उत्सर्जित करता है, निकालता है अपने में से विखंडन के वक्त, ठीक है ना। अब ये जिसका अवशोषण कर रहा है उनकी परास कितनी है? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे निकल कितने का रहा है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसका तो अवशोषण ये करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये परास के बाहर है ना, ये परास के बाहर है। ये 2 के पीछे 6 जीरो लगाओ, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। और क्या इसका अवशोषण करेगा? नहीं करेगा। ये 1 से कम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, और इसकी परास क्या है? 1 से 100। ये 1 से कम है और ये 100 से ज्यादा है, तो ना तो इसका अवशोषण होगा ना ही इसका अवशोषण होगा। किंतु जब हम इसको, इन तीव्रगामी न्यूट्रॉन को मंदक द्वारा ऊर्जा घटा रहे हैं, तो ये एकदम से तो मानते हो ना 2 से कूदकर इसकी ऊर्जा 0.04 तो आने से नहीं, ये सभी लेवल को छूती हुई, यानी कि कंटिन्यूटी में सतत स्तर से इसकी ऊर्जा घटेगी। जब ये सतत स्तर से इसकी ऊर्जा घटेगी तो कहीं ना कहीं इसकी परास 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी बनेगी। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी ऊर्जा घटते 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 इस परास में भी आएगी, फिर घटते घटते इतनी बनेगी। तो जब इन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा घटते घटते इस रेंज की आ गई, इस परास पे पहुंच गई, उस वक्त ये यूरेनियम 238 क्या कर लेगा? इनका अवशोषण। ये समस्या हमने किसमें देखी थी? कल अपनी जो तीसरी समस्या अपन लोग डिस्कस कर रहे थे, जो क्या थी? न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या। तो न्यूट्रॉन प्रग्रहण समस्या में हमने देखा मंदकों द्वारा जब तीव्रगामी न्यूट्रॉन को क्या किस में बदला जाता है? मंदगामी न्यूट्रॉन में बदला जाता है, तब बीच में उनकी परास क्या होती है? जो क्या होती है? ये वो परास होती है जहां पर यूरेनियम 238 का अवशोषण कर सके। तो ये समस्या है। अब हमने कही थी ये तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इस समस्या का हल ये है, कुछ ऐसी भट्टी को बनाया जाए, है ना दलाराम, कुछ भट्टी का निर्माण ही ऐसा हो कि सर्वप्रथम जब इनकी ऊर्जा घट रही हो, जब ये कार्य चल रहा हो, उस वक्त ये न्यूट्रॉन्स जो है वो यूरेनियम के संपर्क में ना आए। जब ये पूरे के पूरे इनकी ऊर्जा घटकर 0.04 पहुंच जाए, ये मतलब न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से घटते घटते जब इतनी पहुंच जाए, तब ही ये यूरेनियम के संपर्क में आ सके। तो जब यूरेनियम के संपर्क में आएंगे तो ये तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, अवशोषण नहीं कर पाएगा, और इसके द्वारा कर दिया जाएगा विखंडन, और हमारा काम चलता रहेगा सुचारू रूप से। बात समझ आई? तो इसका हल क्या निकला? इसका हल भट्टी की कुछ इस प्रकार से निर्माण किया जाए, ऐसी संरचना हो, ऐसी बनावट हो कि जब ये ऊर्जा घटते घटते इतनी नहीं हो जाए, जब तक ये पूरा काम नहीं हो जाए, तब तक वह इस ईंधन के संपर्क में ना आए। तो इस तरीके से इसका हल निकाला गया। बात क्लियर है? तीसरी समस्या सबको पता लग गई। इससे पहली 2 समस्या हमने क्या की थी? एक समस्या थी इसकी न्यूट्रॉन का क्षरण। हल्का सा मैं वापस याद दिला देती हूँ, कल की जो पहली समस्या थी न्यूट्रॉन का क्षरण। न्यूट्रॉन क्षरण यानी कि न्यूट्रॉन का लॉस, न्यूट्रॉन की हानि हमने देखी। देखो हमने क्या देखा कि ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बड़े तीव्र हैं, बड़े तीव्र हैं, इतने तीव्र हैं कि वो पलायन कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इतने तीव्र हैं कि वो क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। और एक तो ऐसे हो रही है इसकी हानि, दूसरी हानि हमने क्या पढ़ी कि वह यूरेनियम द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? तो न्यूट्रॉन की हानि का कारण 2 है। पहला कारण है पलायन, दूसरा कारण है यूरेनियम द्वारा अवशोषण। फिर हमने देखा कि जो यूरेनियम होता है वो दोनों काम करता है।
न्यूट्रॉन का अवशोषण भी और प्रोटॉन का उत्सर्जन भी। जो अवशोषण था वो किसका था गुणन, वो किस पे निर्भर करता था, क्षेत्रफल पर। और जो उत्सर्जन है न्यूट्रॉन का आयतन पर, है ना। तो हम क्या चाहेंगे, क्या ज्यादा हो, क्षेत्रफल या आयतन? आयतन ज्यादा हो। तो हम हमेशा ऐसा चाहेंगे कि क्षेत्रफल कम और आयतन ज्यादा हो। ये हमने इसका हल देखा था। दूसरी समस्या जो हमने कल डिस्कस की थी वो क्या थी, न्यूट्रॉनों की ऊर्जा की, है ना। ये अभी हमने इधर ही बात कर ली कि ये निकलते तो इतने तीव्रगामी है ना, इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, पर हमको क्या चाहिए, ऊर्जा कम चाहिए। तो इसका हल क्या था, मंदक। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? तो ये 3 समस्याएं थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि विखंडन के वक्त, नाभिकीय विखंडन में कौन कौन सी 3 समस्याएं आती है और उसका हल क्या है। इन 3 समस्याओं में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? समस्याओं में कोई समस्या है क्या? देखो, समस्या में समस्या है, कोई समस्या? नो समस्या। चलो मेरे बात को। अब नाभिकीय भट्टी का नाम मेरे बच्चों ने सुना है, सुना है या नहीं सुना है, बता दो। सुना है। सही में सुना है क्या? क्यों? 10वीं में पढ़ा हुआ, ऐसे मत करो बालको। 10वीं में नहीं पढ़ा है? पट्टी साफ थोड़ी हुई है तुम्हारी, क्यों हो गई? देखो कितना ध्यान रखना है। नाभिकीय भट्टी क्या है? नाभिकीय भट्टी यानी कि जो क्या कहते हैं इसको, नाभिकीय भट्टी कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो नाभिकीय भट्टी में क्या होता है, नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित, कल याद है नियंत्रित अनियंत्रित कराए थे, नियंत्रित श्रृंखला होती है। कल मैंने 2 पढ़ाए थे, नियंत्रित और अनियंत्रित। फिर मैंने एक पुनरुत्थान गुणांक भी बताया था, न्यूट्रॉन वाला, जिसे K से दर्शाते हैं। यदि K का मान 1 से अधिक होता है तो अनियंत्रित, यदि K का मान 1 के बराबर होता है तो, और 1 से कम होता है तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें ये जो विखंडन है वो हमेशा कैसा होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है, नियंत्रित होता है का मतलब है इससे जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी यह हमारी कुछ कांस्टेंट होगी, हमारी मर्जी होगी, जितनी हमें ऊर्जा चाहिए होगी उतनी ही इसमें से ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होगी। ये ऊर्जा इतनी निकलेगी कि हम वो हमारे नियंत्रण में रह सके, यानी कि नियंत्रण में रह सके का मतलब है इस ऊर्जा का उपयोग हो सके। इस ऊर्जा का क्या उपयोग है तो हम देखते हैं कि जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उससे उस ऊर्जा को किस में बदला जाता है। तुमने कहीं पढ़ा होगा अखबारों में, कहीं ध्यान आया होगा बातों में, नाभिकीय भट्टी में जो विद्युत, बिल्कुल सही, ये ऊर्जा जो नाभिकीय ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, ये नाभिकीय ऊर्जा हमारे किस काम की, इस ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। आप जानते हैं ना ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित श्रृंखला है और जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस में बदली जाती है, विद्युत ऊर्जा में। अब आपके सवाल कैसे बनेंगे नाभिकीय भट्टी में, तो हमको पहले तो ये ध्यान रखना इसमें कैसी है, नियंत्रित श्रृंखला है। दूसरी बात, कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं जो आपको ध्यान रखनी है वो है ईंधन। नाभिकीय भट्टी में ईंधन कौन होता है, यूरेनियम 235। हम बोलते हैं यूरेनियम 235 है, या कई बार आप उसको यूरेनियम भी लिख देते हैं तो भी सही है। तो यूरेनियम की छड़ें क्या होती है बच्चों, इसमें यूरेनियम की छड़ें ईंधन के रूप में नाभिकीय भट्टी में इस्तेमाल की जाती है। इसी में ईंधन यानी कि जो जलेगा या यूज होगा तो हमको ऊर्जा मिलेगी। जैसे पेट्रोल एक ईंधन है, डीजल एक ईंधन है, जब वो जलता है तो आपको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। हिंदी में लिखा है, किसी का फेयर में कर रखा है तो मैडम को दे दो, आप चलो कोई बात नहीं।
तो हमने क्या देखा, ईंधन के रूप में नाभिकीय भट्टी में ईंधन कौन होता है, तो यूरेनियम होता है। और यूरेनियम 235 क्यों होता है, क्योंकि जब हम न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं तो वह दो मध्यवर्ती नाभिकों में टूट के क्या करता है, ऊर्जा का। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है, मंदक क्या होता है। देखो क्या क्या ध्यान रखना है, ये क्या होता है, क्यों आवश्यक है, सब में सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा, ये हम सब डिस्कस कर चुके। और उदाहरण, तो बताओ मंदक क्या होता है, ये तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदगामी न्यूट्रॉनों में इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो विखंडन में आपको न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं वे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि के होते हैं, जिसके द्वारा आगे विखंडन संभव नहीं है। विखंडन किन न्यूट्रॉनों द्वारा होगा, 0.04 परीक्षा में अगर ये संख्या याद नहीं रहती, सपोज भूल जाते हो आप लोग, ऐसे भूलोगे नहीं, मुझे विश्वास है, बहुत ध्यान लगा के पढ़ते हो मेरे बच्चों, बाई चांस भूल जाते हो तो आप आंकड़ा गलत मत लिख के आना परीक्षा में, आप इतना सा लिख देना मंदगामी, तीव्रगामी या अधिक ऊर्जा कम ऊर्जा, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जो तीव्रगामी न्यूट्रॉन, और याद रहता है तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जो भी याद रहता है दोनों में से ध्यान रखना, कि न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिसके द्वारा विखंडन संभव नहीं है। तो उनकी ऊर्जा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मंदक से उनको टकराते हैं, है ना, उनका संघट कराते हैं ताकि इनकी ऊर्जा कम हो जाए, और कम होके कितनी हो जाए, 4, और फिर वो क्या करेंगे, इनके उदाहरण क्या है, या तो पूरा सवाल पूछेंगे वरना उदाहरण अवश्य पूछेंगे, अवश्य। फिर तीसरा नियंत्रण छड़े पढ़ाया था आपको, है ना, नियंत्रक छड़े। नियंत्रक छड़े क्या होती है, क्यों आवश्यक है, और उदाहरण, नियंत्रक छड़े ऐसी छड़े हैं जो अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है, ये ऊर्जा कम कर रही है और ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर रही है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है, ताकि जो अपनी श्रृंखला हो वह नियंत्रित रहे, वो अनियंत्रित न हो, कैसी रहे, नियंत्रित रहे। इस नाम से याद रह जाएगा तुमको, मंदक यानी ऊर्जा घट रही है, नियंत्रित यानी उसे नियंत्रण कर रहे हैं। नियंत्रण तुम्हें पता है कैसे होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या घटाकर। उदाहरण क्या है इसका, कैडमियम की छड़े। उदाहरण क्या है इसका, छड़े। एक और चीज जो मैंने आपसे अभी तक बात नहीं की वो है शीतलक। शीतलक को नाम से पहचान पा रहे हो मेरे ख्याल से आप, कि जब आपका नाभिकीय विखंडन हो रहा है उस वक्त अपार मात्रा में ऊर्जा निकल रही है ना बेटा, अपार मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। तो ऊर्जा निकलेगी तो ऊष्मा भी बहुत अधिक होगी, ऊष्मा बोले तो हीट, है ना, ऊष्मा भी बहुत अधिक होगी तो भट्टी हो जाएगी बहुत गर्म हो जाएगी। तो उसके तापमान को नियंत्रण करने के लिए, किसको, तापमान को नियंत्रण करने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है इसका, जल, पानी, साधारण जल। क्या होता है, पूरी भट्टी में पाइप लगाए जाते हैं, है ना, एक पाइप होते हैं जो भट्टी में सर्कुलेट करते हैं, इसमें से साधारण जल डाला जाता है। अब जो तुम्हारी ऊर्जा निकली, बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से, अपनी भट्टी में ऊर्जा निकली, हमें पता है प्रति विखंडन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकल रही है, खूब सारी ऊर्जा है तो ऊष्मा भी बहुत अधिक है, तो नाभ की भट्टी बहुत गर्म हो जाएगी, ये तो कुछ हानि पहुंचाएगी। तो उसको ऊष्मा को कम कैसे किया जाए, शीतलकों द्वारा किया जाए। शीतलक उपयोग में किए जाते हैं, यानी वो शीतल करता है, शीतल यानी कि ठंडा करता है भट्टी को। कैसे करता है, इस भट्टी के अंदर पाइप सर्कुलेट होते हैं, पाइप बिछाए जाते हैं, इन पाइप के अंदर पानी डाला जाता है। तो पाइप के अंदर जब पानी है
और वो भट्टी में से गुजर रहा है तो वो बाहर की ऊष्मा का क्या कर लेगा? पानी अवशोषण। तो बाहर की ऊष्मा जब वो पानी अवशोषण कर लेगा तो पानी हो जाएगा गर्म। हमें पता है पानी अगर अधिक गर्म हो जाए तो वो बदलता है भाप में, है ना, भाप में। और ये भाप आगे जाके जब बाहर पानी निकलता है तो टरबाइन लगाई जाती है बाहर, 10वीं में पढ़ा होगा। वो टरबाइन पे जब ये पानी डालते हैं, टरबाइन मूव करती है, या इस भाप द्वारा हम लोग कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित की जा सकती है। बात समझ आई? तो शीतलक हमें क्यों चाहिए? क्योंकि अपार मात्रा में ऊर्जा व ऊष्मा विखंडन में प्राप्त हो रही है। भट्टी अधिक गर्म ना हो, उसका तापमान नियंत्रित रखा जा सके, इसलिए शीतलकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण जल या जल पानी लिख दीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर? पांचवी चीज है आपकी, जो आपकी नाभिकीय भट्टी होती है उसके चारों ओर मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मोटी कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है भट्टी के चारों ओर। क्यों बनाई जाती है ये दीवार? दीवार का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, है ना। यहाँ पे हमें किससे सुरक्षा चाहिए? जब आपकी नाभिकीय क्रियाएं चल रही है अंदर, है ना, यहाँ पे मेरा नाभिकीय विखंडन हो रहा है, तो उस वक्त बहुत सारी हानिकारक तरंगे उत्सर्जित होती है। इस विखंडन के दौरान क्या हो रहा है? बहुत सारी हानिकारक तरंगे उत्पन्न होती है, निकलती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? जो भट्टी के आसपास लोग कार्य करते हैं, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पे लोग तो होंगे, काम तो करेंगे, तो वो जो लोग वहां पे काम करते हैं उनको इन तरंगों द्वारा हानि ना पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाता है कि भट्टी के चारों ओर मोटी कंक्रीट की दीवारें लगाई जाती है या बनाई जाती है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कंक्रीट की दीवार आपको यहाँ बताया है, तो याद एक और बात रखिएगा कि ये भी न्यूट्रॉन का अवशोषण कर पाती है। ये कंक्रीट दीवारें भी न्यूट्रॉन का अवशोषण करती है। तो जो हमने पहली समस्या की थी न्यूट्रॉन सरण समस्या, मैं दो बता रही थी, पलायन और अवशोषण। वो अवशोषण मैंने आपको अभी तक सिर्फ यूरेनियम 238 द्वारा ही बताया, किंतु ये मोटी कंक्रीट दीवारें भी आपके न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेती है। तो वहां पे शरण में इस बिंदु को और जोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आपके कुछ एक एक दो नंबर के सवाल बन सकते हैं। आज तक तो इतने ही बने, पर कोरोना के कारण अपना बहुत सारा कोर्स डिलीट हो गया है, तो हो सकता है कोई बड़ा ही आप लोगों को सवाल भी डाल दे। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है आपको इसमें? हमने जब नाभिकीय ऊर्जा शुरू किया तो मैंने बात आपको यह कही थी कि नाभिकीय ऊर्जा हमको कब प्राप्त होगी? जब हम लोग नाभिकीय अभिक्रियाएं करा रहे थे। नाभिकीय अभिक्रिया यानी कि नाभिकीय रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं के वक्त प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था कल सबसे पहले। फिर मैंने आपको कहा था कि नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहली नाभिकीय विखंडन, और जो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे नाभिकीय संलयन। तो मैं आपको हल्की सी जानकारी नाभिकीय संलयन के बारे में दूंगी और आगे हमारा टॉपिक टेक ओवर करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी दूं मैं किसकी, या आप ले लोगे पूरा? आ जाओ।